So let us continue with the magnetic effect of current. There are some basic facts about the magnetic interaction. जैसे अगर आपके पास एक स्टैटिक चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. ठीक है, ये अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशनली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है. और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होती? इनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? इनवर्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रिएट कर रहे हैं, ये कब करेगा? जब ये रेस्ट पर है. व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट ओनली, देन इट विल ओनली क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली अगर ये मेरा जो चार्ज है ऐसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, these are the electric field in a region, and if the charge is stationary, if any charge which is kept in this electric field is stationary charge, then it will experience a force. तो इसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा. वो फोर्स कितना लगेगा? उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि अगर आपने एक स्टेशनरी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा. बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो. अगर जो आपका पिछले केस में जो मेरा जो चार्ज जो था वो क्या था? रेस्ट पे था. तो उसने क्या क्रिएट किया? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज मूविंग है, बट मूव कैसे कर रहे हैं? विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द चार्ज इज मूविंग, देन यू विल से that it will, in addition to the electric field, it will also produce a magnetic field. जैसे ये एक चार्ज है पॉजिटिव q which is having some random velocity v in any direction. तो ये जो चार्ज जो है ना, ये चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा. बोथ ऑफ दीज विल बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली. ठीक है, सिमिलरली अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसी रीजन में अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, एज वेल एज इन एनी रैंडम डायरेक्शन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो देयर, देन दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स. तो जो नेट फोर्स जो हमारे चार्ज के ऊपर जो लगेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. बात समझ में आई? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को हम Fm से डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इसको Fb से भी डिनोट कर सकते हो, बिकॉज बी हम जनरली यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए. ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं अपने पिछले केस की बात करूं, अगर इन दिस केस इफ द चार्ज वुड हैव बीन एट रेस्ट, चार्ज मेरा रेस्ट पे था और मेरे इसी रीजन में किसी रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, किसी रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट सिंस चार्ज जो था वो रेस्ट पे था, सो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स. इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स. समझ में आई बात? मतलब अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसके ऊपर फोर्स भी जो लगेगा वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. अगर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को आपने एक ऐसे रीजन में रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों की वजह से लगेगा. इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. आइए थर्ड पॉइंट देखिए. अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग एंड ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. मतलब अगर आपके पास एक वायर है एंड इन दिस वायर सम करंट आई इज देयर, देन यू विल से देन इन द सराउंडिंग रीजन ओनली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल एग्जिस्ट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा? 0 इसके सराउंडिंग में. निकालेंगे कैसे? यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड that the magnetic field which is created by any current carrying conductor will be given by mu naught I dl vector cross r vector upon 4 pi into mod of r vector to the whole cube. यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चलता है ड्यू टू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर. लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा. ऐसा क्यों?
रीजन बीइंग कि आपका जो भी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सिंस कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इसकी वजह से नेट चार्जेस कितने हो जाएंगे आपके कंडक्टर के अंदर? जीरो। और अगर नेट चार्जेस अगर जीरो हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? वो भी जीरो आएगी। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज की वजह से आप पढ़ते हो, लेकिन अगर आप पूरे पूरे कंडक्टर की बात करोगे या किसी एटम की बात करोगे तो एटम क्या है? न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर न्यूट्रल एटम हो गया तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही थी, प्रोटॉन्स की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? जीरो। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके सराउंडिंग में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, सिर्फ क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। So now let us see the electromagnetic force on a moving charge in external magnetic field। जब आपने किसी चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेकिन चार्ज के पास क्या है? वेलोसिटी है। सो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। क्या एक्सर्ट होगा? मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? दैट विल बी एफ बी वेक्टर विच विल बी गिवन बाय क्यू टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है। जहां पे बी वेक्टर जो है ये कौन सा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो व्हेन अ चार्ज q which is moving with a velocity v vectors enter a region of magnetic field having magnetic field strength b vector, then it will experience a force which is given by f b vector is equal to q v cross b। ठीक है। Now you just have to remember this point also, that since the velocity is dependent upon the frame of reference, जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे होगे वेलोसिटी आपको अलग अलग दिखेगी, और जैसे ही आपकी वेलोसिटी अलग अलग होगी उसी हिसाब से आपका मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज हो सकता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल्सो। ठीक है। सिंस वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर are dependent upon frame of reference, hence magnetic force vector will also depend upon the reference frame। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, जब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी तब आप निकालेंगे कैसे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अगेन। उसमें आप क्या करेंगे? आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, और जो दूसरा वाला जो आपका वेक्टर है जिसको आप क्रॉस में ले रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट में ले रहे हो, दूसरे वाले वेक्टर के अलाउंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। थंब आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। जैसे पहला वाला ये एग्जांपल देखो, इन दिस केस द वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है। सो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखोगे और कर्ल कहां पे करोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड दिस साइड। सो आप अपनी फिंगर्स को जब यहां पे कर्ल करोगे तो थंब कहां पे आ रहा है? अपर डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? अपर डायरेक्शन में। कौन से चार्ज के ऊपर? ये साथ में देखना जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो आप क्या बोलते? फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। यूज आप तब भी यही करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो थंब आपको क्या देगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालने हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। सिंपल। कोई हैंड का रूल नहीं चेंज करना, कोई दूसरा रूल नहीं यूज करना है आपको यहाँ पे। सिर्फ इतना ही कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। इस केस में देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कहां पर है आपके पार्टिकल की? अपर डायरेक्शन में। वेलोसिटी कहां है? अपर डायरेक्शन में। और या पहले पॉजिटिव चार्ज का देखो तो इसकी वेलोसिटी कहां है? अपर डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे है? टुवर्ड दिस साइड। सो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को सबसे पहले स्ट्रेच करोगे रेड वाले वेक्टर के अलोंग, और फिर आप इसको ब्लू वाले वेक्टर के अलोंग कर्ल करोगे। ब्लू वाले वेक्टर के अलोंग क्या करोगे? कर्ल। तो थंब कहां जा रहे हैं? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। थंब कहां जा रहे हैं? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगा है? बोलो,
पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगा है? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर विच विल बी शोन बाय अ क्रॉस साइन. सो दिस विल बी माई मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज. सेम डायरेक्शन में अगर मेरा नेगेटिव चार्ज अगर जा रहा होता तो फोर्स कहाँ पे लगता? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर. और आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर को आप कैसे डिनोट करोगे? विद अ डॉट साइन. सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ नेगेटिव चार्ज. समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ पे देखो तो आपको और क्लियर होगा. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ पे है? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ दिस रेड वेक्टर. सो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रेड वाले वेक्टर के अलॉन्ग स्ट्रेच करोगे और कर्ल कहाँ पे करोगे? बी वेक्टर की तरफ. तो थंब क्या दे रहे हैं आपको? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? दोबारा बोलो, ऑपोजिट डायरेक्शन. स्ट्रेच हमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शंस में करने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आप अपने थंब की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे. थंब की डायरेक्शन जो आपको दे दी है वो फोर्स देगी पॉजिटिव चार्ज पे. नेगेटिव चार्ज का निकालने तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट. समझ में आई बात? ठीक है. सो इन एडिशन टू दिस लेट अस सी वन मोर पॉइंट. अभी तक जो हमने देखा था, हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर एक पार्टिकल जिसके पास कुछ वेलोसिटी है और वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर एक टोटल फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. इस फोर्स का नाम क्या होता है? लॉरेंट्ज फोर्स विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई वेक्टर. और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अभी हमने देखा कितना होगा? Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. सो दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल which is simultaneously present simultaneously in an electric field as well as magnetic field. समझ में आई बात? ठीक है. तो इस टोटल फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, इसलिए हमने इसका टोटल नाम क्या रखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which is also known as a Lorentz force, which is the force experienced by a particle which is moving with a constant velocity. बात समझ में आई? ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स में वेरी. वो हम क्वेश्चंस में कवर अप कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ मास m, चार्ज q, which enters a magnetic field region with a uniform velocity v. Having a uniform velocity v, it is entering a रीजन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही है? क्रॉस का मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. और मैग्नीट्यूड कितना गिवन है उसका? बी वेक्टर. सो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी वेक्टर विच विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब यहाँ पे बताओ मुझे, आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड की फिंगर्स को आप स्ट्रेच कहाँ पे करोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो किस डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे? इस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को स्ट्रेच किया. और फिंगर्स को कर्ल कहाँ पे करोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. सो आप कहाँ पे कर्ल करोगे अपनी फिंगर्स को? अंदर की तरफ. तो थंब कहाँ पे आ रहा है आपका? ऊपर की तरफ. थंब ऊपर की तरफ आ रहे हैं. इट मीन्स दैट दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. ठीक है. फोर्स को क्या लिखोगे? एफ बी. बात समझ में आई? पक्का? तो जब ये मेरा चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा v वेलोसिटी के साथ, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा. ठीक है. कैसे हमने निकाला? आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज एज शोन. लेकिन आपको हमेशा रूल मेंशन करना होगा जब भी आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होंगे. और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप अपने मन में रखेंगे कि आपको कौन सा रूल याद यूज करना है? हमेशा राइट हैंड थंब रूल. सो हियर यू कैन सी अ वेरी गुड पिक्चर वेयर दिस वाइट ग्लो इज द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड दिस डिवाइस. समझ में आ रहे? जैसे इस पूरे के पूरे कैप्सूल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से उसने एक सर्कुलर आर्क ट्रेवल किया. ठीक है. सो हियर अगेन यू हैव डिफरेंट केसेस इन विच यू मे कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस. पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यू नाउ वेरी वेल नो कि आपको कैसे
यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल को, ठीक है। आगे देखिए, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। जब हमने मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना था, q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। नाउ एज यू नो, if you are having two vectors a vector cross b vectors which give you a resultant of c vector, then c vector is perpendicular to a vector as well as c vector is perpendicular to b vector. Similarly, the magnetic force vector will be perpendicular to your velocity vector and magnetic force vector is also perpendicular to the magnetic field vector. So जिस भी प्लेन में आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ से हम 2-3 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला तो ये, अगर फोर्स हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो फोर्स का कोई भी कॉम्पोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्या? नो कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर will act in the direction of velocity vector. So उसे होगा क्या? Therefore magnitude of velocity vector will not change. अगर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, इट मींस एक्सेलरेशन कोई भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आ रही। सो जो हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ तो आप साथ में क्या बोलोगे कि वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। सो इट इंप्लाइज वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, फोर्स जो लग रहा है, सिंस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सो इससे होगा क्या, ये आपके पार्टिकल के पाथ को चेंज करेगी। क्योंकि फोर्स वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगी या डायरेक्शन चेंज करवाएगी। ऊपर हमने देख लिया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा, डायरेक्शन। सो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल चेंज। अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल चेंज। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन फोर्स वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सिंस यू मे से दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर along the same direction, they are along the same direction, so you will easily see that force vector is perpendicular to your displacement vector. Force vector is perpendicular to your displacement vector. तो यहाँ से बताओ क्या बोलोगे, सिंस वर्क जो होता है, वर्क डन, वो क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट को जब आप हटाओगे तो क्या लिखोगे, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो वर्क डन कितना आएगा, 0। इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर डू द वर्क ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कभी भी वर्क नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करवा सकती है। क्या कर सकती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करवा सकती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ में आए। आगे देखो, प्रोजेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट। नाउ एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस केस ऑल्सो कि आपके पास एक m मास का q चार्ज वाला पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v। वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, v, and it is entering a region of uniform magnetic field where the magnetic field is shown invert the plane of paper, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगा वो कहाँ पे लगा था, जैसे ही ये एंटर किया इस वाले इंस्टेंट पे, तो इसके पास वेलोसिटी जस्ट व्हेन इट हैव एंटर्ड इज v,
और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगने की वजह से जो आपका पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगी। पार्टिकल से फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद इस डायरेक्शन में आ गया, सो जब पार्टिकल हमारे इस पॉइंट पे होगा तो उसके पास वेलोसिटी कहाँ होगी, along this direction. Now again using the right hand thumb rule, you will stretch your fingers in the red colored velocity vector direction and curl the fingers in the direction of magnetic field, means inside the plane of paper. So thumb आपको क्या दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सो इस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, समवेयर ओवर हियर। अब यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल की डायरेक्शन में फर्दर कुछ चेंज आएगा। पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इसकी वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है। इफ द वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, हर बार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। आप देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। नाउ इन दिस केस अगेन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, अपने फिंगर्स को ब्लू वाले वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो हम क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड दिस साइड। और आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगने की वजह से पार्टिकल यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आएगी। सो इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में आएगा। आप अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे, सो यू विल सी दैट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इटसेल्फ। और वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। बात समझ में आई, ठीक है। सो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करके यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो उस इंस्टेंट पे उसके पास दोबारा कुछ वेलोसिटी वेक्टर होगा विच इज इन दिस डायरेक्शन। सो इफ यू विल सी देन द पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन हैविंग द सेंटर O over here, ठीक है। सो यू विल सी से दैट सिंस द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जहां से आप क्या बोलोगे, इन दिस केस सिंस द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हैविंग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। जब मैग्नेटिक फोर्स में आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने पे क्या आता है, साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल के ऊपर, क्यू वी बी। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। एंड यू ऑलरेडी नो दैट सिंस द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, सो इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स विल act as a centripetal force. The magnetic force is acting as a centripetal force, and therefore the path of charged particle is circular. तो मोशन कैसे हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फोर्स जो आपने लगाया है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, mv²/r। सो यू विल से दैट QVB should be equal to mv²/r, from where you will say that the radius of the circular motion r will be equal to how much, mv/qb। कितना आएगा, mv/qb। समझ में आई बात। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच द पार्टिकल विल फॉलो, ठीक है। ये तो कौन सा केस था, जब आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया। नाउ इन द सेकंड केस लेट अस से कि जो पार्टिकल है, हमने पहले केस में जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड मानी थी वो मानी थी कि एक जोन के आगे पूरे डायरेक्शन में, जो हमारा ये वाला जोन है, इस जोन से आगे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। सो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव किया। लेकिन अगर पार्टिकल के पास मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में मूव करने के लिए पूरा रीजन ना हो, जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपर साइड पे सिर्फ यहाँ तक है। सो इस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल एंटर किया, पार्टिकल जब आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, सो वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ।
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल का डेविएशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो ये कुछ यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तब इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन नहीं ट्रेवल कर पाएगा, लेकिन एक सर्कुलर आर्क ट्रेवल करेगा। क्या ट्रेवल करेगा? सर्कुलर आर्क। इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, सो द सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई समवेयर ओवर हियर। तो अगर आप देखोगे तो पार्टिकल ने ये रेड कलर का एक सर्कुलर आर्क ट्रेवल किया है। सिर्फ क्या ट्रेवल किया है? सर्कुलर आर्क। और अगर आप पार्टिकल का डेविएशन देखना चाहते हो कि पार्टिकल का डेविएशन कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? जब पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर की तरफ निकला, सो उसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में। उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी पार्टिकल के पास वो कौन सी डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल जो है, ये एंगल फाई आपको क्या देगा? डेविएशन। एंगल फाई आपको क्या देगा? एंगल ऑफ डेविएशन। सो जब भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा तो आप कब तक का निकालेंगे? जब पार्टिकल आपके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, वो वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला तब उसके पास जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसको आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। Always remember that the speed of the particle in magnetic field will be constant. Speed of the particle in magnetic field will always remain constant. It will not change. It will always remain constant. ठीक है? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये सर्कुलर मोशन किस टाइप का होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस टाइप का सर्कुलर मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एंगुलर स्पीड अगर आपको निकालनी होगी, एंगुलर स्पीड अगर आपको निकालनी होगी, सो वो एंगुलर स्पीड कैसे निकालोगे? ओमेगा कितना होता है? वी बाई आर। ओमेगा कितना होता है? वी बाई आर। सो सिंस आर क्या था? एम बी अपॉन क्यू बी। सो वी बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू बी अपॉन एम। सो दिस इज द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है? और अगर आपको टाइम पीरियड साथ में निकालना हो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द पार्टिकल वॉज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तक था तब तक जो उसने टोटल टाइम जो स्पेंड किया उसको आप क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। ठीक है? इन जनरल टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको टाइम पीरियड कितना मिलेगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल when the particle have undergone a complete circle in the magnetic field। जब पार्टिकल ने एक पूरा सर्कल ट्रेवल किया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इन केस अगर आपके पार्टिकल ने पूरा एंगल नहीं ट्रेवल किया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे टाइम पीरियड में जैसे ही आपने 2 पाई बोला, मतलब उसने कितना एंगल चल लिया है? 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब पूरा एक सर्कल जब उसने ट्रेवल किया। लेकिन अगर उसने सर्कल नहीं ट्रेवल किया, जैसा यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया था? 5। सो इन दिस केस यू विल से दैट द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड कितना आएगा? सॉरी 5 बाय ओमेगा। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 5 बाय ओमेगा। समझ में आई बात? ठीक है? इन जनरल जितना टाइम आपके पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेंड किया है वो आपको क्या देगा? टाइम पीरियड। ठीक है? नीचे वाला केस देखो। In the second case, the particle is entering the magnetic field at some initial angle। कुछ इनिशियल एंगल थीटा के साथ पार्टिकल एंटर किया। सो जैसे ही पार्टिकल एंटर करेगा यहाँ पे हैविंग अ वेलोसिटी v, इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स विच विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगेगा? इस तरफ डॉटेड। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने की वजह से जो आपका पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पाथ में क्या आएगा? कोई डेविएशन आएगा। पार्टिकल ऐसे डेविएट करके यहां से निकलेगा, और जब पार्टिकल निकलेगा बाहर तो उसके पास सेम वेलोसिटी v होगी, और मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों को आपने कट किया तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी अलोंग दिस पॉइंट। समझ में आया? सेंटर कहाँ पे मिला? और जब आप वेलोसिटी वाले वेक्टर को, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। सो
इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन और फाइनल वाले वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच का एंगल जो है वो एंगल आपको क्या देगा, एंगल ऑफ डेविएशन फाई। सो दिस एंगल विल बी नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन फाई। बाय ज्योमेट्री यू मे कैलकुलेट कि ये वाला जो एंगल जो आएगा ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 2 थीटा, this angle will be equal to 2 theta and therefore the angle of deviation phi will also become equal to 2 theta। जो angle of deviation आएगा वो भी कितना आएगा आपके पास, 2 theta। so in this case the time spent by the charged particle inside the magnetic field will be equal to phi by omega। phi कितना है, 2 theta by omega, जहाँ पे omega की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, q b by m। omega की वैल्यू कितनी आएगी, q b अपॉन m। सो इस टाइम को आप टाइम पीरियड नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखो, प्रोजेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो अभी हमने ऊपर 2-3 केसेस जो देखे, वहां पे जो हमारा चार्ज पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना एंगल है दोनों के बीच का, 90 डिग्री। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द ब्लू कर्व्स एंड द चार्ज पार्टिकल इज हैविंग द वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और इट इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। याद करो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है, q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन अगर हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, q v b साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity vector and magnetic field vector। अच्छा, इस केस में बताओ, in this case the velocity vector is parallel to magnetic field vector। so दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। सो आप क्या बोलोगे, पाथ ऑफ चार्ज particle in magnetic field will be a straight line। it will be a straight line। या तो आप स्ट्रेट लाइन बोलो या फिर आप बोलो चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड। चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड। सो आप इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम डायरेक्शन में पार्टिकल को लेके चले जाओ, इसके मोशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 केसेस थे जब पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया या पार्टिकल पैरेलल डायरेक्शन में एंटर किया। इन केस ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं ना ही पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन दोनों के कुछ बीच के एंगल में एंटर कर रहे हैं। सो द प्रोजेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट सम एंगल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। मान लीजिए आपके रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अलोंग दीज लाइन्स, and this is the region from where the magnetic field is starting। जो चार्ज पार्टिकल है it is coming from here in this direction। so जब वो हमारे चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तो उसके पास वेलोसिटी यहाँ पे और कुछ एंगल बना रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ। so taking the component, one component will be along the direction of magnetic field which will be given by v cos theta और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा जो कितना होएगा, v sin थीटा। जो आपका पैरेलल वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी वजह से तो मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने की कोशिश करेगा। सो इन दिस केस द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी द कंबाइंड मोशन ड्यू टू दीज 2 वेलोसिटीज। एक कौन सी वेलोसिटी, पैरेलल वाली वेलोसिटी जिसकी वजह से पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, अनडेविएटेड, उसको हम लिखेंगे v पैरेलल। उसकी वजह से कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं उसको, क्योंकि मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। और दूसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसकी वजह से कैसा मोशन होगा उसका, सर्कुलर। सो अगर आपको नेट मोशन अगर निकालना है, क्योंकि पार्टिकल के पास v पैरेलल प्लस v परपेंडिकुलर दोनों अवेलेबल था। जो आपका v वेक्टर है इट वाज v
पैरेलल वेक्टर प्लस v परपेंडिकुलर वेक्टर। सो जो नेट मोशन जो होगा, नेट मोशन दैट विल बी द सुपर पोजिशन ऑफ दीज टू मोशन, मीन स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर मोशन। सो वो जो मोशन कहलाता है वो कहलाता है हेलिकल मोशन, या हेलिकल पाथ होगा आपके पार्टिकल का, जैसा आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, इन दिस केस द सॉलिड ब्लू कलर्ड लाइन्स आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज पार्टिकल having the positive charge is having some velocity which is making some angle with the magnetic field vector. So अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में along y एक्सेस अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी रही होती, से फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी के पास सिर्फ y डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी रही होती, सो उसका मोशन कैसा होता? ऐसा सर्कल ये बनाता हमेशा। अगर सेम चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती, सो हमेशा कैसे मूव करता? सेम इसी डायरेक्शन में। अब जो हमारा रेड कलर वाला सर्कल है और जो पिंक कलर वाली स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली पार्टिकल के ऊपर प्रोजेक्ट करो, सो उसका मोशन जो होगा वो कुछ इस टाइप से हेलिकल मोशन होगा। सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन। सो सर्कल तो वो हमेशा घूमना चाहेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन की वजह से पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो मोशन कैसा बनेगा उसका? हेलिकल पाथ। कैसा बनेगा? हेलिकल मोशन। ठीक है, नीचे वाले डायग्राम में भी आप क्लियरली ये चीज देख सकते हो कि जो पार्टिकल है उसके पास दो वेलोसिटीज हैं। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज हैविंग द वेलोसिटी अलोंग दिस पिंक कलर डायरेक्शन। सो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हुए। एक कंपोनेंट जो आया पैरेलल डायरेक्शन में विच इज डिनोटेड एज v पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे आया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज डिनोटेड बाई v परपेंडिकुलर। दोबारा बोलो, क्या बोलोगे कि आपका जो पैरेलल वेलोसिटी है, पैरेलल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी वजह से पार्टिकल कैसे मूव करेगा? सर्कुलर मोशन में। सो एक सर्कल को आप ऊपर की तरफ खींचते जाओगे, आपके पास एक थ्रेड है जिसको आप सर्कल में रखना चाहते हो, लेकिन आप अपने हैंड को अगर साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ अगर मूव करवाते जाओगे तो पार्टिकल का मोशन कैसा दिखेगा? हेलिकल मोशन along this orange colored path। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, एक टर्म और सुनो यहाँ पे। जब आपके पार्टिकल ने इनिशियल पॉइंट से, ऊपर वाले डायग्राम में देखो, जब सरफेस से पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी, तो पार्टिकल का मोशन कैसा था? सर्कुलर मोशन। वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, गोल घूमा, गोल घूम के वापस जब अपने इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच गया, तो आपने क्या बोला? एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। तब आपने क्या बोला था? एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ था, और टाइम पीरियड में टाइम कितना लगा उसको? 2πm/qb। अच्छा, अगर पार्टिकल के पास पिंक कलर वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी होने की वजह से, पिंक कलर वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी होने की वजह से उसके साथ में क्या हुआ कि पार्टिकल आगे की तरफ भी मूव किया, पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था। सो ड्यूरिंग दैट वन टाइम पीरियड पार्टिकल का मोशन कितना हुआ? देखो, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, गोल घूमा, गोल घूम के वापस जब वो यहां पे पहुंचा, तो यहीं पे पहुंचा होगा ना एक टाइम पीरियड में। दोबारा देखो, अगले टाइम पीरियड में उसके साथ क्या हुआ होगा? यहां से ये अब इनिशियल पॉइंट है, गोल घूमेगा, अगर सर्कल में रहा होता तो दोबारा इसका सर्कल कहां पे कंप्लीट होता? इस पॉइंट पे आके कंप्लीट होता। ठीक है, सो एक टाइम पीरियड के दौरान पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस जितना ट्रेवल किए। कौन सा डिस्टेंस? इस वाले पर्पल पॉइंट से इस वाले पर्पल पॉइंट का डिस्टेंस, या फिर इस वाले ग्रीन पॉइंट से लेके इस वाले ग्रीन पॉइंट तक का डिस्टेंस। इस वाले डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? पिच। इसको आप क्या नाम दोगे? पिच। सो दिस विल बी नोन एज पिच ऑफ द हेलिकल मोशन। क्या बोलोगे? पिच ऑफ द हेलिकल मोशन। तो और देखते हैं, ये पिच की कैलकुलेशन करके देखते हैं हमारा पिच कितना आएगा। सो फ्रॉम हेयर वी नो दैट द रिजल्टिंग मोशन विल बी सुपरपोजिशन ऑफ द अबव टू पाथ। सो जब आप यहाँ पे बात करते हो मैग्नेटिक फोर्स की, सो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो आप वेलोसिटी जो लोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लोगे। क्यों? इसको परपेंडिकुलर को भूल जाओ। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? पैरेलल वाली वेलोसिटी प्लस परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। सिंस पैरेलल वाली वेलोसिटी मेरी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, सो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना आएगा? थीटा पैरेलल कितना आएगा? 0 डिग्री।
सो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द पैरेलल वेलोसिटी वो हमेशा कितना आएगा, 0। तो आपके पास वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी बचने वाली है, परपेंडिकुलर वाली। सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बचने वाली है, परपेंडिकुलर वाली। इसलिए हम मैग्नेटिक फोर्स एफ बी को क्या लिख लेंगे, क्यू बी इंटू वी परपेंडिकुलर, क्यू बी इंटू वी परपेंडिकुलर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इसकी वजह से ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द चार्ज पार्टिकल। इन दैट केस you will equate q v perpendicular into b should be equal to m v square by r, m v square upon r। so यहाँ से रेडियस ऑफ हेलिकल मोशन कितना आएगा, रेडियस ऑफ हेलिकल मोशन r will be equal to m v perpendicular upon q b। ठीक है, आप इसको क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। और अगर डायग्राम में अगर आप ये रेडियस समझने जाते हैं तो ये वाला रेडियस कौन सा होगा, जो हमारा सेंटर है वहां से लेके चार्ज पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस को आपने क्या बोला, रेडियस आर। समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे, इन दिस केस द रेडियस विल बी डिफाइंड एज, इफ दिस इज द एक्सिस, अगर ये हमारी एक्सिस है, सो इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस जो होगा, दिस डिस्टेंस विल बी द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है, रेडियस समझ में आया। पिच किसकी वजह से थी, पिच का मीनिंग क्या था, पहले मीनिंग समझो दोबारा। अगर मैं पिच की बात करूं, सो इट इज द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल during one complete revolution of particle। मतलब एक पूरे टाइम पीरियड में 2 पाई m अपॉन क्यूबी वाले पूरे टाइम पीरियड में पार्टिकल ने सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में मूव करना था, लेकिन लीनियर वेलोसिटी होने की वजह से जो उसने लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया, पिच। सो आप पिच को, पिच ऑफ द हेलिकल मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेलल वेलोसिटी। पिच है कि एक तरीके से डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे, पैरेलल वाली, और दूसरा क्या लेंगे, टाइम पीरियड। दूसरा आपने क्या लिया, टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस विल बी योर पिच। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डायग्राम। यहाँ पे अगर मैं इस वाले डायग्राम की अगर बात करूँ, तो इस डायग्राम को हम दोबारा अगर कॉपी कर लेते हैं नीचे, सो इन दिस डायग्राम आपके पास v पैरेलल कौन सा है, यू विल से दैट v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा एंड v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा। सो v पैरेलल की वैल्यू को अगर मैं इधर पुट करूं तो मुझे पिच हेलिकल मोशन की कितनी मिलेगी, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, जो कितना था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो पिच ऑफ द हेलिकल मोशन विल कम आउट टू बी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। समझ में आया। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला हमेशा कौन सा याद रखेंगे, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। हमेशा आपको पैरेलल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेनी है। एंड सिमिलरली अगर मैं v परपेंडिकुलर की वाली वेलोसिटी अगर रेडियस के फॉर्मूले में अगर पुट करूं, तो रेडियस कितना मिलेगा मुझे, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। कितना मिलेगा रेडियस, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू इंटू बी। समझ में आई बात। ठीक है, सो